हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मित्र एकेडमी। तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेपोलियन की संहिता और वियना कांग्रेस जो 1815 में लागू हुई थी। ठीक है, और नेपोलियन की संहिता 1804 में, और फ्रांस की क्रांति, ये सब ने हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। अगर पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को, मित्र एकेडमी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूरोप की क्रांति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यूरोप की क्रांति पढ़ेंगे आज हम लोग। तो यूरोप की क्रांति में क्या पढ़ना है, सबसे पहले शुरू करते हैं। यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। माने यूरोपियन सरकार थी, उसके खिलाफ, उनके मतलब विरोध में क्रांतिकारी लोगों ने एक नया जन्म लिया। क्या जन्म का मतलब? नए नए क्रांतिकारी उस देश में आने लगे इस यूरोपियन सरकार के खिलाफ। ठीक है, क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर सब कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया। अब जानते हैं, कोई भी क्रांतिकारी रहता है तो पहले, सबसे पहले उस सरकार के खिलाफ या किसी खिलाफ उसकी कमजोरियों का पता लगा, जिनका मुख्य मकसद या लक्ष्य था, क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। माने अपने देश के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना कि वो अपने देश के प्रति प्रेम का भाव रखें। ठीक है, उसके बाद वियना संधि का विरोध करना, क्योंकि वियना संधि ऐसी थी कि लोगों का ही इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्वतंत्रता के लिए लड़ना, इसमें लोग अभी स्वतंत्र नहीं थे यूरोप की क्रांतिकारी में। ठीक है, आगे चलते हैं। भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। कारण क्या था उस समय? ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि, माने खूब ज़्यादा लोगों की संख्याएं बढ़ रही थी। लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए, माने गांव से लोग शहर की तरफ जाने लगे, जिससे उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। बेरोजगारी में वृद्धि, गरीबी में वृद्धि, गरीबी भी उसी तेज़ी के साथ बढ़। इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी। ठीक है, तो आप सबको अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह, ये तो पढ़ लिया, सॉरी। खाने पीने की कमी और बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाया गया। इसमें अधिकतर किसान लोग थे। ठीक है, इसमें किसान लोगों ने, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा था, ठीक है, काफ़ी सारी समस्याएं का झेलना पड़ा, जिसे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद से यूरोपियन सरकार को गणतंत्र, माने गणतंत्र राज्य, मतलब क्योंकि इनका ही सब कुछ अब चलेगा, इनके हिसाब से सब कुछ होगा। ठीक है, गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। क्या? 21 साल से अधिक उम्र के लोग वोट डालने का अधिकार। इसके पहले लोग यहाँ पे वोट, इसके पहले के लोग वोट नहीं डाल पाते थे। ठीक है, उसके बाद सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। मान लोगों को कहा गया कि आपको काम दिया जाएगा। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ भी लगाई गई। ठीक है, इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। अब किसी देश में जब अपने ही देश में फैक्ट्री रहेंगी, सब कुछ रहेगा, तो बढ़ेंगी ना। अब चलते हैं नारीवाद, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद होता है। विचारधारा, इस एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि इंगित करने वाली विचारों का समूह। ठीक है, ऐसा करें, एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह ही विचारधारा कहलाती है। ठीक है, अब शुरू होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं, जर्मनी और इटली का निर्माण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कैसे था? 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही
और फ़ौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी, तभी जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। आज उसके बाद प्रशा ने यह भार लिया अपने ऊपर। उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जर्मनी का एकीकरण में सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहता है, तो ऑटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, आप देखेंगे, इसको तैयार भी करेंगे। प्रशा ने एक राष्ट्र एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों से युद्ध होता है और प्रशा की जीत होती है और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। कौन? केसर विलियम प्रथम। कब किए थे? 1871 में। ठीक है, आप इसको देखेंगे और समझेंगे। अब आता है इटली का एकीकरण। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जोसेफ मैथनी इटली का एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इटली के एकीकरण में किसने एकीकरण का कार्यक्रम का प्रस्तुत किया? जोसेफ मैथनी, आप याद कर लीजिएगा। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुआ था। 1859 में फ्रांस में सार्डिनिया, पिडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की। इसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में यूमेनियल द्वितीय के एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। कौन गया? यूमेनियल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया 1861 में। अब मैं आगे आपको इसका MCQ लाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, MCQ लाएंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन लाऊंगा और 60 आंसर लाऊंगा और लॉन्ग आंसर भी लाऊंगा। इसके बाद जस्ट इटली का यूरोप में राष्ट्रवाद के सारे प्रश्नों को हल करा दूंगा और जो मैप में भी है कुछ है तो उसको भी हल कराऊंगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए और मैं काफ़ी हद तक आपकी तैयारी सुनिश्चित कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए नोट, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हम 3 लोगों पर विचार करेंगे: जोसेफ मैथनी, काउंट कैमले द काबूर और ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ठीक है, आप तो ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। जोसेफ मैथनी, इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय बाद वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में ल्यूगेरिया में क्रांति करने के लिए 1831 में देश से निकाल दिया गया था जोसेफ मैथनी को। ठीक है, तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। आप दोनों ये जो इनका क्या था संगठन था, इनको दोनों का नाम याद कर लेंगे। यंग इटली की स्थापना किसने की और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जोसेफ मैथनी। ठीक है, ये काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको देख याद करना पड़ेगा। मैथनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादी के मन में भय कर दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, तो आप जोसेफ मैथनी के बारे में समझ चुके हैं, जिनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि जोसेफ मैथनी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, MCQ में पूछने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से संगठन का मतलब स्थापना की, तो यंग इटली और दूसरा बर्न यंग यूरोप। ठीक है, काउंट कैमिलो दे काबूर सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेश को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र विश्वास रखने वाला। फ्रांस के साथ कई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सके एवं इटली का एकीकरण संभव किया जा सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप जानते हैं कि मैं कुछ भी आपको ऐसा वैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आपका सिलेबस है उसके रिगार्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बोर्ड में एग्ज़ाम में देखने को सीधा मिलेगा। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इस नोट्स को रिवाइज करते जाना है
और कोई बोले कि दिन भर लेके पोथा पोथरी बैठे रहो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूँ। आप क्योंकि मेरे भी इसमें आपको मैं बताया हूँ 92 नंबर थे इसमें मेरे सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। और मैंने किस तरीके से हालांकि तैयारी की थी कि जो मैं सब आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जोसेफ गैरिबाल्डी, वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली का एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वह दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो अब तीनों के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है। और आई होप्स आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। और मैं आगे चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है आगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ने को मिलेगा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसे होता है। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं या अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरी जैसे ढेर सारा समाज था जिसे निर्जातीय कहते थे, ठीक है। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्तियों में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीपों समूहों पर अपना विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र में से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। 1798 में सफल विद्रोह का 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। नए ब्रिटेन का प्रतीक चिन्ह खूब बढ़ावा दिया गया। हालांकि ये सब पेपर में देखने को नहीं मिलता है, मैं जो आगे कराए हूँ वो सब देखने को मिलता है पेपर में आपको। अब पढ़ेंगे हम लोग बाल्कन समस्या, ठीक है। बाल्कन समस्या क्या होती है? बाल्कन समस्या, अरे यार, बाल्कन समस्या क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। बाल्कन समस्या, बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का एक क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बाल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों का स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोट हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी, ठीक है। ये काफ़ी ये प्रश्न देखने को बहुत कम ही मिलते हैं बोर्ड में। अब आता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, जब कोई देश अपने देश का शक्ति को बढ़ाता है आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जब कोई देश अपने देश की शक्ति अंदरूनी शक्ति का बढ़ावा देता है आर्मी और अन्य साधनों का प्रयोग करके अपने साम्राज्य की ज़्यादा फैलाता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है। अब आता है रूपक। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए जरिए इंगित किया जाता है वह रूपक कहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान, राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, ठीक है। तो काफ़ी अगर आपको हमारी वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आप शेयर कीजिए। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं, शेयर करने से होगा कि आपको समझ में आएगा कि हमारा कंपटीशन किसके साथ है और सामने वाला बंदा कितने पढ़ने में तेज़ है, ठीक है। तो आपसे यही कहेंगे कि आप जितना शेयर से क्लास 10th के बच्चों के पास शेयर करें, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं बोर्ड में आपको, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 80+ कोई लाने से रोक नहीं सकता है। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 90+ भी निकल सकता है। और इस पे मैं बता दूँ, इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है, बता रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद इंग्लिश, और इंग्लिश के 1-2 लेक्चर डाला हूँ मैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। और जिस समय एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और जिस समय
और जब एग्ज़ाम आपके पास में आ जाएगा तो मैं आपको बहुत सारे मैराथन लाऊंगा, ठीक है, मैराथन महा मैराथन लाऊंगा, जिससे आपको बोर्ड में देखने को प्रश्न मिलेंगे उसी मैराथन से, ठीक है। और रही बात आर्ट की, तो ड्राइंग की मैं बस 6 वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, 6 वीडियो, और उससे मैं आपको 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 80+ आप आराम से ला सकते हैं केवल आर्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं। हमको लगता है लास्ट विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ। प्रतीक महत्व क्या था उसका? टूटी हुई बेड़िया, उनका अर्थ का आज़ादी मिले। अब आप भी जानते हैं जब बेड़िया टूटी हुई तो आज़ादी का संकेत होता है कि हमको आज़ादी मिल गई। बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट, वीरता। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग की शुरुआत, ठीक है। आई होप मैं जितना वीडियो आपको बताया हूँ इसके पहले जितने शॉर्ट्स नहीं याद हूँ, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं और आप फटाफट इसका क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, जो काफ़ी आपको हेल्पफुल है, ठीक है। हेल्पफुल वीडियो थी आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखिए, अच्छा ख़त्म हो गया तो यहीं पे आपका आज यूरोप में राष्ट्रवाद का यहीं पे अंत होता है, ठीक है। और आप सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आगे अब जो हिस्ट्री का नया चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का, उसको लाऊंगा। और आज से मैं इंग्लिश और हिंदी की वीडियो प्रॉपर अपने चैनल पे डालना शुरू कर दिया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें, ठीक है। तो यही सबके धन्यवाद।